हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है 26 जुलाई। तो अब नए सिरे से अच्छे से लग जाइए, जिसमें एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो कोई असुविधा आने वाली नहीं। वैसे भी आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, लगभग 80 दिन आपको मिले हैं, तो यू मस्ट गो थ्रू फॉर दिस एंड एन्जॉय योर एग्ज़ाम रिजल्ट एज वेल। तो आज हमारा इसमें चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हम प्रति चैप्टर के क्वेश्चंस को लेते रहेंगे जो पिछले 10 सालों में नीट में पूछे जा चुके हैं या एआईपीएमटी में आ चुके हैं। आज के चैप्टर का पहला सवाल, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, जो स्टोमेटा का मूवमेंट है वो अफेक्टेड नहीं होता है किसके द्वारा? तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो अफेक्ट करने के लिए टेम्परेचर, लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, लाइट, CO2 ये सब आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो कोई ना कोई तो ऑक्सीजन का रोल हमने पढ़ा होगा। तो ब्रीदिंग एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग में प्राइमरी रोल होता है ऑक्सीजन का, शायद आपको याद हो कुछ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। सेब बताना है। तो ग्रास लीफ मतलब, ग्रास मतलब मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। मोनोकॉट में आपसे पूछ रहे हैं कि कैसा होगा स्टोमेटा का शेप। तो देखिए, डंबल शेप, रेक्टेंगुलर, किडनी शेप या वैरल शेप। तो पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि ग्रासेस में कैसा होता है। तो डंबल शेप, किडनी शेप। किडनी शेप किस में होता है? किडनी शेप होता है डाइकॉट में, किडनी शेप कह सकते हैं, या फिर इसको बीन शेप भी कहते हैं। बैरल शेप या रेक्टेंगुलर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बचा हमारे पास डंबल शेप। यस, डंबल शेप ही राइट आंसर है। डंबल शेप कुछ इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। डंबल सब लोगों ने लगभग देखा होगा कुछ इस स्टाइल में। मेरा आर्ट बहुत ख़राब, आप जानते हैं। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, टर्गर इन द सेल्स। आपको सबको पता है कि जब भी सेल में टर्गर बढ़ता है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे फिर हम ओपनिंग की बात कर सकते हैं, क्योंकि एंडोस्मोसिस के बाद का यह केस होता है। तो ऐसा कब होता है? तो आंसर एक है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है डी, कैल्शियम। आपने पढ़ा होगा जब भी हम ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल यही बात है कि टर्गर प्रेशर के मूवमेंट, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसका कोई रोल नहीं है। पोटेशियम इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने पोटेशियम मैलेट वर्ड पढ़ा होगा। तो पोटेशियम मैलेट जब बन जाता है स्टोमेटा के अंदर, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है। सॉल्यूट के बढ़ने से, सॉल्यूट पोटेंशियल के बढ़ने से पानी अंदर आने लगता है, क्योंकि उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जब, यानी कि पोटेशियम मैलेट जब बढ़ता है तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है। उसके, मैं अगर यूँ कहूँ कि पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है, या अगर मैं कहूँ कि डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फिर लो डीपीडी से हाई डीपीडी पानी आ जाता है, तो एंडोसिस हो जाती है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरीके की बात हम कर सकते हैं। फिलहाल आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। अब देखिए, सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। कंट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज, माइक्रोफाइबर इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। अब देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन, एक रेडियल। अगर हम किसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएं और इसको बगल में ये डायग्राम ऐसे हो, और हम कहें कि हमने कुछ इस तरीके से अगर अरेंजमेंट कर रखा है, तो हमारे लिए इसको खींचना थोड़ा सा आसान हो जाता है कंफर्टेबली ओपन करने के लिए। अगर रेडियल अरेंजमेंट के साथ हम इसको खींचेंगे तो ईजिली खींच सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गार्ड सेल लोकेशन। तो फिलहाल आंसर क्या होगा? रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइबर इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल। तो आंसर टिक कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। अब देखिए, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम सब लोग जानते हैं कि पहली चीज़ तो वाटर पोटेंशियल के बारे में थोड़ा आइडिया। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज
लोकेट द पर्टिकुलर कंटेनर, या यूँ कहें कि प्योर वाटर जितना होता है वो उसका वाटर पोटेंशियल होता है, साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। दो फैक्टर होते हैं जो साई डब्ल्यू को इफेक्ट करते हैं, एक है जो साई एस है और दूसरा है वो साई पी है। अगर साई एस और साई पी दोनों को जोड़ दें तो वो साई डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। हमेशा इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। इतनी, और इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो इतने सवाल कम से कम आपको पता होने चाहिए। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज आंसर 0, याद रखें 0। ये एनर्जी के संदर्भ में भी याद किया जाता है। चलिए, इट फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस ए प्लांट स्टेम by a suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test result indicate the phloem sap? किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लोएम सैप के बारे में। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम फ्लोएम सैप की बात करें तो ये, इसका अगर पीएच चेक करेंगे तो ये 7.3 के से लेके 8.5 के अराउंड आता है इसका पीएच, एंड इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम, हाई अमाउंट ऑफ के प्लस एन एम जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि ये एल्कलाइन है। अगर आप इसको केमिकली चेक करेंगे, पहली चीज़ तो इसका पीएच याद होना चाहिए, दूसरा इसमें कौन सा अमाउंट होता है, एलिमेंट है, तो पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम, इट मेक्स इट एल्कलाइन। आपने एल्कलाइन अर्थ मेटल या एल्कलाइन मेटल में पढ़ा होगा, तो आंसर शुड बी बी। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ, water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomatal opening, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजर्स। देखिए, दो बातें हैं। पहला, वाटर वेपर निकलता है उसी ओपनिंग से, कौन और निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। रीजन आउट अबव द स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। रीजन छाटने हैं। वन प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड द अदर एट नाइट। देखिए, ऐसी बात नहीं है, दोनों डे टाइम में हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। बोथ प्रोसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होते हैं, ये भी कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो सकती हैं बिकॉज इनका दोनों का डिफ्यूजन कोफिशिएंट अलग अलग है। हम सब लोग जानते हैं कि H2O जो होता है सर, ये हल्का होता है CO2 के कंपेयर में, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब में देख लीजिएगा, और CO2 है, दूसरी बात, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, या यूँ कहें वो स्मॉलर होता है, लार्जर होता है। दोस्तों, पहला तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होने का एक रीज़न ये है। दूसरा एक और रीज़न है, CO2 हैज़ मच लॉन्गर डिस्टेंस टू ट्रेवल टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। CO2 को बहुत लंबा रास्ता तय करके फिर पहुंचना होता है डेस्टिनेशन तक। लेकिन साथ ही साथ एक बार आप ये भी याद रखिएगा कि H2O को लीफ से और लीफ से किसी भी पार्ट में जाना होता है या एटमॉस्फेयर में जाना होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम रास्ता डिस्टेंस तय करना होता है। तो आंसर शुड बी सी होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू। तो पहली चीज़ देखिए, आप एक बात याद रखें, कंफ्यूजन एग्जाम में हो सकता है कि इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पैसिव ऑब्जॉर्प्शन। एक सवाल हम याद करके रखते हैं, रूट प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर, पहले तो ये याद कर लें। एक सवाल ये बनता है, रूट प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर। दूसरा, रूट प्रेशर का क्या क्रिएट करेगा? ये एक वर्ड आएगा गटेशन, ये भी याद कर लीजिए। तीसरा, इससे कोई चीज़ निकल के ऊज आउट आती है, हाइड्रोथोट्स के रास्ते बाहर आती है, एक पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मॉर्निंग की बात करते हैं, नाइट में बात करते हैं, सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। अब इस सवाल का आंसर करते हैं कि रूट प्रेशर किस वजह से डेवलप हुआ। तो देखिए, रूट प्रेशर डेवलप होता है सर इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। नहीं सर, अगर बहुत ट्रांसपिरेशन होगा तो रूट प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। एक्टिव ऑब्जर्प्शन, ये एक अच्छा सवाल है, क्या है इसमें? एक्चुअल में एक्टिव ऑब्जर्प्शन कैसे होता है? तो रूट प्रेशर इज कॉज्ड बाई, आप नोट कर लें, रूट प्रेशर इज कॉज्ड बाई एक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ, इसमें एक वर्ड जोड़िएगा, एक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ मिनरल्स। किसका? मिनरल्स आयन इनटू द रूट जाइलम। तो ये एक्टिव की वजह से होगा, लेकिन मिनरल का, तो मिनरल का एक्टिव ऑब्जर्प्शन जब होगा तो वहाँ पे पानी स्कैर्सिटी हो जाएगी वाटर की, तो फिर पानी की एंट्री हो जाएगी। इसलिए हम बात करते हैं कि रूट प्रेशर एक्टिव की वजह से आया है। तो एट दैट क्लियर? ओके, आंसर शुड बी डी।
नेक्स्ट, ए कॉलम ऑफ वाटर विद इन द जाइलम बेसिस ऑफ ऑल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर वेट इट्स वेट बिकॉज ऑफ। देखिए पानी का कुछ ना कुछ वजन तो रह रहा होगा, तो वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक नहीं होता। मान लीजिए इस तरीके की बात करें, वाटर कॉलम मेंटेन रहता है, ठीक है। तो क्यों ब्रेक नहीं होता? पहला ऑप्शन है, पढ़िएगा, पॉजिटिव रूट प्रेशर, बेकार की बात है। डिजॉल्व शुगर इन वाटर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? पानी की मतलब एन एबिलिटी टू रेसिस्ट पुलिंग फोर्स। इसके अंदर ये क्षमता होती है कि ये पुलिंग फोर्स जो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जो पुलिंग फोर्स लगता है नीचे, और पुशिंग की बात करते हैं नीचे से भी लग, दोनों ऊपर की तरफ लगेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके पास अपनी जो कंटिन्यूटी है, या यूँ कहें कि ये रेसिस्ट कर लेते हैं, रोक रख सकते हैं, अपनी पुलिंग फोर्स वाली चीज़ों को मेंटेन कर रख सकते हैं। लिग्निफाइड का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप लिख लीजिए चाहे तो, एन एबिलिटी टू रेसिस्ट पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स को रेसिस्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ये आपके एनसीईआरटी मेंशन भी है। तो बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। इस पर एक सवाल और भी आई थिंक, उसको भी देखते हैं अभी। तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर, ये मैं बोल रहा था अभी, टू राइज प्लांट। अब देखिए आपको पता होगा सर, एक होता है ट्रांसपिरेशन, एक होता है रूट प्रेशर। ये होता है हमारा पॉजिटिव और ट्रांसपिरेशन होता है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे घटा देते हैं चीज़ों को। अब देखिए पॉजिटिव अगर कहीं पे प्रेशर बढ़ रहा होगा तो आगे की तरफ धक्का देगा, ठीक है, और कहीं पे घटा के हम प्रेशर बात करें, ऊपर घटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात करी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे कोई एक जगह है, यस यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तो इस तरफ से जाएगा तो ये पुशिंग हो जाएगा। और अगर हम दूसरा केस बात कर लें, घटाने की बात कर लें, ठीक है, तो अगर हम इस डेस्टिनेशन पे घटा दें तो फिर यहाँ से हम खींच सकते हैं चीज़ों को। तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा, जबकि रूट प्रेशर क्या हो जाएगा, पुशिंग हो जाएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा सर, चेक करिए जरा, एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पुशिंग एंड पुलिंग एंड पुशिंग। तो पुलिंग एंड पुशिंग, बिकॉज पुलिंग इज द ट्रांसपिरेशन। तो अच्छा सवाल है, जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11, इन द रिंग गर्डिल प्लांट, एक रिंग गर्डिल प्लांट है। अब आपको सबको पता होगा रिंग गर्डिल सिलेबस का पार्ट रहा है अब तक। होता क्या है, इसमें फ्लोएम तक कट कर देते हैं सर्किल के अराउंड प्लांट को। अब अगर फ्लोएम तक कट कर देंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा हाइट से ऊपर किया, तो क्या होगा ना कि रूट को भोजन तो नहीं मिलेगा, स्टेम को मिल सकता है किसी भी तरीके से, लीफ को मिल सकता है, बट रूट को भोजन सबसे पहले अवरुद्ध होगा। तो नाइदर रूट और सूट डाई, जी नहीं, सूट डाई फर्स्ट नहीं, रूट डाई फर्स्ट, क्योंकि रूट अपना भोजन नहीं बना पाती, रूट के पास भोजन नहीं पहुंच पाएगा। बहुत बार पूछा गया सवाल, आंसर सी, और एनसीईआरटी ने इसके आसपास लिखा भी है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इसमें क्या आंसर आएगा। पोटेशियम इन्फ्लेक्स एंड इफ्लेक्स, जैसे अभी हमने पोटेशियम मैलेट के पीछे बात करी थी, तो उससे आप लगाएंगे। गार्ड सेल हाइपोथेसिस का कोई सेंस नहीं है। ट्रांसपिरेशन, आंसर शुड बी सी, पोटेशियम, और वो H प्लस और K प्लस की थ्योरी है, वो याद रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम अंदर जाएगा तो ओपनिंग होगी, पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्लोजिंग होगी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो बेस्ट थ्योरी है वो यही थ्योरी है डिक्सन जोली की, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में पहला करें हाई सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, अपहिल ट्रांसपोर्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन। अब देखिए फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में सिर्फ एक ही बात का अंतर है सर, फैसिलिटेट भी सेलेक्टिव होता है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रोटीन का इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ सैचुरेशन होगा ही होगा, तो बी आंसर भी नहीं हो सकता। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन मैंने पहले ही कह दिया, तो सिर्फ आंसर क्या होगा, फैसिलिटेटेड। अपहिल ट्रांसपोर्ट ये गलत है, क्योंकि फैसिलिटेटेड में ए टू बी जाते हैं अगर, तो ए में कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो डाउन हिल हुआ सर, याद रखिएगा। तो 13 में अगर यही सवाल पूछे होते कि एक्टिव के लिए कौन से सेंटेंस है, तो एक्टिव के लिए सारे के सारे सेंटेंस ही हो जाते। पैसिव के लिए मतलब फैसिलिटेट के लिए तीसरा गलत हो जाएगा, इट्स ओनली फॉर एक्टिव। ओके, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, लेंटिल्स आर इन्वॉल्व इन। बहुत बार ये सवाल आता है कि लेंटिल्स क्या है। अब लेंटिल्स देखिए क्या है, ये एक लेंस शेप स्ट्रक्चर, आप नोट कर लीजिएगा, लेंस शेप स्ट्रक्चर है, अकर्स इन ओडी, मोस्ट वुडी पार्ट या मोस्ट वुडी ट्री। कहाँ होता है ये, जो वुडी ट्रीज होते हैं लेंटिल्स, वहाँ पाया जाता है। पहला सवाल लेंस शेप स्ट्रक्चर, दूसरा प्रेजेंट इन वुडी ट्रीज, WOODY, ठीक है, वुडी ट्रीज। अच्छा जी,
तो अब आंसर बताइए, ट्रांसपिरेशन का इससे कोई मतलब नहीं, फूड ट्रांसपोर्ट कोई मतलब नहीं, आंसर इज ओनली एंड ओनली गैसेस एक्सचेंज, जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, गटेशन इज रिजल्ट ऑफ, अभी मैंने पीछे आंसर बता दिया, गटेशन इज रिजल्ट ऑफ, तो आंसर इज रूट प्रेशर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे से इस सवाल को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, बताइए। देखिए आप वेल नोन है सर कि दो सेल अगर होती है ना तो उसके बीच में पिट के अलोंग जो कनेक्शन होता है, एंड दिस कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लीज आंसर मार्क करें, प्लाज्मोडेस्माटा, नॉट द प्लाज्मा लेमा, नॉट द प्लास्टोक्विनो, नॉट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मोडेस्माटा इटसेल्फ अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है, भी याद रखिएगा। तो आंसर शुड बी बिकॉज स्पेशल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं इनके, ABCD अनकरेक्टली आइडेंटिफाइड। आइए देखते हैं। अब ये देखिए डायग्राम आपके पास बहुत पूछा जाता है ये, और इसका पूरी नेमिंग आपको हर समय याद होनी चाहिए। तो जो आपका ए वाला है सर, ए वाला क्वेश्चन नंबर 17 में ए क्या है हमारा, एपिडर्मल सेल है, ठीक है। ए क्या है सर, एपिडर्मल सेल है। बी क्या है, अगर आप बी देखेंगे तो सब्सिडरी सेल है तो ए एपिडर्मल गलत हो गया, सिर्फ एक आंसर सही है डी, ए एपिडर्मल, बी सब्सिडरी, सी स्टोमेटल अपर्चर, आप देखिएगा, एंड डी इज अ गार्ड सेल। तो आंसर शुड बी, बोलिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गार्ड सेल हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, गटेशन, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। अब देखिए गार्ड सेल का जो मेन फंक्शन है वो है सर ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है ये, एंड इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो और कोई आंसर हो नहीं सकता यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन भी आपको नहीं होती। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और ये कंफ्यूज भी आपको कर सकता है। तो द रैप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली अकर्स इन वाटर कॉलम इन वेसल्स ट्रैकी ड्यू टू एसेंट ऑफ सैप, बिकॉज कह रहे हैं रैप्चर नहीं होता, कोई फ्रैक्शनेशन नहीं होता वाटर कॉलम में वेसल्स और ट्रैकिड्स के एसेंट ऑफ सैप के दौरान, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ये होता है, लेकिन ये सिर्फ खींचने का काम करता है। लिग्निफाइड थिक वॉल, कोहेशन एंड एडिशन। अब देखिए कोहेशन क्या है सर, कोहेशन में क्या होता है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ H2O। अब देखिए कोई चीज़ अगर खींच रही है ऊपर की तरफ, तो अगर मान लीजिए ये पानी के मॉलिक्यूल हैं और इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ों के टूटने के चांसेस कम हैं। एक एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ H2O मॉलिक्यूल टू द पोलर सरफेस। जैसे मान लीजिए जाइलम की आप बात कर लें, या जिसके ट्रैकेट्स की बात कर लें, वेसल्स की बात कर लें, तो जिसके साथ जा रहे हैं उसको भी पसंद कर रहे हैं, और आपस में हैं मतलब तो वो भी कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। तो कोहेशन में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रैप्चर के चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे ड्यू टू कोहेशन एंड एडिशन। कोहेशन को भी याद रखें, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर H2O मॉलिक्यूल, एंड एडिशन क्या होगा, मॉलिक्यूल का पोलर सरफेस के साथ अट्रैक्शन। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, और ऊपर भी एक सवाल था हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, टू सेल्स A and B आर कंटेजियस, ए सेल इज है ऑस्मोटिक प्रेशर 10 m, एक कोई सेल है ये और एक कोई सेल है B। चलिए कह रहे हैं कि इनका OP 10 है, इनका TP कितना है सर, 7 है, ओके, एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसी सवाल लगा लेंगे हम, कितना हो जाएगा 3। सेल B हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8, टर्गर प्रेशर 3 और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 5। द रिजल्ट विल बी, अब आपको पता होना चाहिए कि हमेशा मूवमेंट पानी का लो DPD टू हाई DPD होता है, तो A to B होगा, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल A to B। तो अब और कोई ऑप्शन हम पढ़ेंगे ही नहीं, आंसर क्या होगा A to B, कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, लो DPD टू हाई DPD आंसर करना होता है। लो DPD का मतलब पानी की अधिकता है उनके पास, कम पानी की ज़रूरत है, ठीक है, और हाई DPD मतलब हाई डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूज़न प्रेशर में कमी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब पानी का अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। तो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये तो थे आपके पिछले 10 सालों के सवाल, 10 से 11 सवाल ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे, और
अगर इसमें आपको कोई और भी चीज़ें चाहिए हों, कुछ और चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इट्स ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। अगले चैप्टर में हम मिनरल न्यूट्रिशन के साथ आएंगे वेरी सून। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।